हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपका जो मिशन बुनियाद लेवल 2 का एग्ज़ाम जो है इस महीने होना है, उसका जो सैम्पल पेपर है। इस पर आपको बता दें, लेवल 2 में जो है आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इन जो क्वेश्चन हैं ये ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे बल्कि सब्जेक्टिव होंगे, यानी आपको हल करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम पहला सम देखते हैं, इसको कैसे हल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सिमरन ने एक बैंक में 5% वर्ष की दर से एक निश्चित राशि जमा की। रजत ने भी उसी बैंक में 9% वर्ष की दर से समान राशि जमा की। उन दोनों को मिलने वाले वार्षिक ब्याज के बीच का अंतर। तो जो पहले जो है सिमरन है, उसने 5% वार्षिक दर से एक राशि जमा की और रजत ने 9% वार्षिक दर से एक राशि जमा की। तो जो उनको मिलने वाला ब्याज है उसके बीच का अंतर हमें यहाँ पर दिया हुआ है। थोड़ा सा नीचे चला गया तो ये यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, ब्याज का जो अंतर है वो 220 रुपये है। हमने राशि ज्ञात करनी है। तो पहले हम सिमरन का लिखते हैं। यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, पहले दर 5% है, समय 1 वर्ष है और मूलधन हमने मान लिया x रुपये जो है मूलधन है, x के साथ रुपये लिख लेना है आपने। तो हम सिमरन का ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, मूलधन गुना समय गुना दर और बटा में 100। तो हमने यही लगाया है, मूलधन x है, समय 1 है और समय दर है जो 5% है, और बटा में 100 लगा के इसको काटा, 5 एकम 5 और ये यहाँ पर 20 आ गया 100 को काट के। तो ये x बटा 20 रुपये हैं जो सिमरन का ब्याज आ गया है। इसी तरह अब हम जो दूसरा हमें यहाँ पर जो रजत का दिया हुआ है 9% वार्षिक दर से, तो अब हम रजत का ब्याज निकाल लेते हैं। तो रजत का ब्याज इसी तरह x गुना 1 गुना दर 9 दी हुई है और बटा में 100। तो इसको हम गुना करेंगे तो ये 9x बटा 100 आ गया। अब हमें दोनों का जो अंतर है ब्याज का, यहाँ पर 220 रुपये ये अंतर दिया हुआ है। तो अब रजत और सिमरन को अगर हम देखें तो इनमें जो सिमरन की दर है वो कम है और रजत की दर है जो अधिक है। तो यानी ये राशि अधिक होगी और ये जो ब्याज आया है ये कम होगा। तो ये अधिक ब्याज में से हम कम ब्याज माइनस करेंगे, 9x बटा 100 में से x बटा 20, तो ये 220 के बराबर हमें दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर इनको एलसीएम लेकर, ये 100 और 20 का 100 एलसीएम आ गया, तो इनको हल किया तो ये 9x माइनस 20 5 100, ये 5x आ जाएगा ऊपर। तो इसको 9 में से 5 को माइनस किया तो ये हमारे पास 4x आ गया। इस साइड 220 है तो इस साइड हमारे पास 4x बटा 100 आ गया। तो ये 4 बटा 100 था जो मैं दूसरी ओर ले गया, तो ये 100 बटा 4 हो गया। यहाँ पर x रह गया, इनको काट दिया हमने, 4 एकम 4 और यहाँ पर 25 आ गया। 25 को हमने 220 के साथ गुना करना है, आपने 220 के साथ 25 को। तो जब हम गुना करेंगे तो ये 5500 रुपये आ जाएगा। यानी ये हमारा मूलधन आ गया। जो पूछा गया था राशि क्या है, तो ये हमारे पास राशि आ गई है, ये मूलधन है हमारा। तो इस तरह से आपने ये पहला सम करना है। आइए अब दूसरा सम देखते हैं। दूसरे सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 16,000 रुपये का निवेश किया। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि उसे 3 वर्ष के अंत में 18,522 मिले तो ब्याज की दर है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास मूलधन है, जो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ये देखिए, ये हमें यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 16,000 रुपया और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर 3 वर्ष, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है 18,522 रुपये हो जाता है। तो अब हम चक्रवृद्धि मिश्रधन का ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है 18,522, ये 16,000 मूलधन है। तो ये मिश्रधन है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फार्मूला होता है, मूलधन गुना में 1 प्लस दर बटा 100 ऊपर समय। तो ये हम जो है फार्मूला लगाएंगे। तो ये 18,522 हम मिश्रधन लिखेंगे, मूलधन के सामने ये 16,000 मूलधन लिखेंगे और एक जोड़ दर को हम दर लिख लेते हैं या आर लिख देते हैं, रेट बटा 100, समय 3 दिया हुआ तो यहाँ पर 3 लगा दिया हमने। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारे पास जो है इस तरह से आ जाएगा, 18,522 और 16,000 इसके नीचे लग जाएगा और ये इधर 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 3 रह जाएगा। 18,522 को और 16,000 को हम काटेंगे 2 पर तो ऊपर 9,261 आ जाएगा और नीचे 8,000 आ जाएगा।
तो यानी ये हमारे पास 9261 वटा में 8000 आ गया है। तो अब 9000 पहले हमने 9261 का एलसीएम निकालना है, फिर 8000 का निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पर 8000 का निकाला है आपके लिए, तो इसी तरह आपने 9261 का भी निकालना है। ये 11 पर डिवाइड ये 3 पर डिवाइड होगा पहले। तो इस तरह से जैसे मैंने ये 8 का निकाला है, फिर इसका हम 3 का जो पेयर बनाएंगे, 2 जो है 3 बार है यहाँ पर, 2 गुना 2, और ये 5 भी 3 बार है, तो इसका एक पेयर ये बन गया। तो अब इनको हम गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 5 20, यानी 8000 का जो वर्गमूल है वो 20 आ रहा है। घनमूल है जो वो 20 आ रहा है। तो यहाँ पर 20 की पावर 3 लिख ली, और ये जो है 9261 है, इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो ये 21 आएगा। तो यानी 9261 की जगह पर हमने 21 लिख दिया, और 8000 की जगह पर 20, और इनकी पावर 3 कर दी। इनका घनमूल है जो 21 और 20 आ रहा है। तो यहाँ पर ये 3 के साथ 3 की पावर ये कट दी। अब 21 बटा 20 है जो, ये एक इस साइड प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। और अब हमने इनका जो एलसीएम निकाला 21 बटा 20, और ये 1 है, तो हमारे पास 21 बटा 20 माइनस 1। अब एलसीएम निकालने के लिए 20 एलसीएम आएगा, तो 20 के साथ इसको ऊपर और नीचे गुना कर दिया तो 20 आ गया। 20 एकम 21 माइनस 20 एकम 20, तो ये 1 बटा 20 आ गया, जो मैंने यहाँ पर सीधा 1 बटा 20 लगा दिया। इसका एलसीएम लेके इसको हल करके 1 बटा 20 आ गया, और इधर r बटा 100 है। तो अब जो 1 बटा 20 है और ये जो 100 है इस साइड में आकर ऊपर लग जाएगा इसके, तो ये r बराबर 100 बटा 20 आ जाएगा। 100 बटा 20 को काटेंगे 0 के साथ 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, तो r की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी 5%। तो दर हमारी जो है वह 5% आ जाएगी, जो हमसे पूछा गया था 5% वार्षिक। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। 3 नंबर सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक स्कूटर बेचना चाहता था, लेकिन आखिरी समय में उसने अपना मन बदल लिया और स्कूटर को 20% हानि पर बेच दिया। यदि दो विक्रय मूल्य में अंतर 4000 रुपये है तो स्कूटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले जो व्यक्ति ने स्कूटर है 25% हानि पर बेचना था, फिर उसने 20% हानि पर बेच दिया था। अगर 25% हानि पर बेचता तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, माना CP यानी खरीद मूल्य x, हानि 25% है, तो उसका जो बेच मूल्य आएगा इसको हम SP1 लिख लेते हैं। बेच मूल्य होता है x माइनस 25% जो हानि है 25 बटा x गुना में 25 बटा 100 गुना में x, यानी x हमारे पास खरीद मूल्य है, इसमें से हम जो टोटल हानि है 25 बटा 100 गुना में x, तो ये 25 बटा x 25x बटा 100 हो जाएगा। इसको हम अगर काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 होगा 100, तो ये x माइनस 1 बटा 4x आ गया। अब हम 4 जो एलसीएम आ जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, और ये माइनस 1x, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3x बटा 4 आ जाएगा। यूँ यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से 1 बटा 4 आया, तो 4 में ये 4 1 बटा x माइनस 1 बटा 4x हो गया। एलसीएम लेकर हमने हल किया तो ये 3x बटा 4 SP1 आ गया हमारा। अब इसी तरह हम जो अगर देखें दूसरी, जो उसने 20% हानि पर बेचा होता तो SP2 है जो हमारा, उसी तरह x माइनस 20 बटा 100 है, 20% है, इंटू x, तो इनको काटेंगे तो ये 2 एकम 2, 5 दूनी 10। इसी तरह हम एलसीएम फिर लेंगे तो ये इसको 5 के साथ गुना करने पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये 5x हो जाएगा। 5x में से ये 1x माइनस कर देंगे हम, तो 4x, और नीचे 5 एलसीएम लिख देंगे, तो ये 4x बटा 5 मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद जो हमें अंतर दिया हुआ है दोनों में SP2 और SP1 में, वो यहाँ पर हम 4x बटा 5 माइनस 3x बटा 4 कर देंगे। तो इनका जो अंतर हमें दिया हुआ है ये 4000 रुपये यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बराबर लिख लेंगे हम। तो प्यारे बच्चों, ये जो है पहले 25% हानि थी, फिर 20%, तो 20% हानि वाला जो है SP जो है वो ज़्यादा होगा, इसीलिए मैंने SP2 में से SP1 को माइनस किया है, यानी 4x बटा 5 में से 3x बटा 4 को माइनस किया है। 5 और 4 का हम फिर से एलसीएम लेंगे, तो ये जो है हमारे पास, मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, तो 20 एलसीएम आ जाएगा। अब 5 को हम ऊपर नीचे 4 के साथ गुना कर देंगे,
तो ये 4 5 20 हो गया, ऊपर चौको चौकी 16x आ गया। नीचे इसी तरह दूसरी ओर 4 को 5 के साथ गुना करेंगे तो ये 5 दिए 15 आ जाएगा माइनस 15x। तो अब ये जो 20 था मैंने सीधा यहाँ दूसरी साइड में ले जाकर लिख दिया, यहाँ पर 16 माइनस 15x लिख दिया। 16 में से 15 को माइनस किया तो x आ गया, और 4000 की 20 के साथ गुना की तो ये 80,000 रुपया जो है हमारा CP आ गया, यानी उसका जो खरीद मूल्य था वो जो है 80,000 रुपये आ गया। तो इस तरह आपने ये जो है तीसरा सम है करना है। तो इसके बाद हम जो आगे है, CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो इसके बाद आगे 4 नंबर सम है। 4 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है आय और व्यय का अनुपात 7:5 है। आय 50% बढ़ जाती है और व्यय 20% कम हो जाता है। प्रारंभिक व्यय रुपये 15,000, अंतिम बचत ज्ञात कीजिए। तो आय और व्यय का हमें अनुपात दिया हुआ है 7:5। तो यहाँ पर हमने मान लिया, माना आय 7x व्यय 5x। तो अब जो आय हमें प्रारंभिक आय दी हुई है 15,000, इस 5x को हमने 15,000 के बराबर लिख लेना है। ये आय दी हुई है उसकी प्रारंभिक। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 5 को दूसरी ओर ले जाकर वटा लगा दिया 15,000 का। अब इसको काटेंगे तो 5 दिए 15, 3 जीरो लग जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 3,000 आ गई। यानी अब हम जो उसकी आय निकाल सकते हैं 7x, इस आय x की वैल्यू 3,000 भरकर 7 के साथ गुना कर देंगे तो 21,000 रुपये उसकी आय आ गई। व्यय हमें 15,000 दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें तो आय 50% बढ़ जाती है। अगर आय में 50% वृद्धि पर आय, यानी 50% वृद्धि पर उसकी जो आय है वो हमारे पास कितनी आएगी, तो ये हम 21,000 में 21,000 का 50% निकाल कर जोड़ देंगे तो 21,000 गुना, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये यहाँ पर है 21,000 गुना 50/100। तो इसको काटेंगे 2 जीरो के साथ, 2 जीरो कट गई। तो जो 50 की हमने 210 के साथ गुना करनी है, तो ये गुना करने पर 10,500 आ जाएगा। इसको 21,000 में जोड़ देना है तो उसकी वृद्धि वाली जो आय नहीं आए 31,500 आ गई। इसी तरह जो कमी है, जब 20% की कमी होती है व्यय में, यहाँ पर लिखा हुआ है, और व्यय 20% कम हो जाता है। तो अब व्यय जितना कम होगा 15,000 में से हम माइनस करके निकाल लेंगे। तो 15,000 व्यय है, इसका 20% कम कर देना है। 20/100 लिख के 15,000 को गुना करना है। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गई। 150 की 20 के साथ गुना की तो 3,000 आ गया, यानी 15,000 का 20% 3,000 है। इसको 15,000 में से माइनस करेंगे तो 12,000 आ गया। यानी उसका जो नई आय है वो 31,500 है, और जो खर्च है व्यय है वो 12,000 है। तो अब हमने बचत निकालनी है, तो 31,500 में से 12,000 को माइनस कर देंगे तो 19,500 रुपये उसकी बचत आ जाएगी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है अंतिम बचत, तो ये उसकी जो है अंतिम बचत आ जाएगी, ये वाली जो है 19,500। इसके बाद 5 नंबर सम है। इसमें लिखा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। एक छात्र को 145 अंक मिलते हैं, वह 35 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? तो यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की ज़रूरत है। एक छात्र को 145 अंक मिले और 35 से फेल हो गया, तो 145 और 35 को अगर हम जोड़ दें तो उसको पास होने के लिए जितने अंकों की ज़रूरत है वो आ जाएगा। 145 और 35 को जोड़ा तो 180 अंक हो गए। मिले अंकों से 145 से उत्तीर्ण 35 से रहा, और पास होने के लिए 180 अंक की ज़रूरत है। तो अब जो उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, यानी 100 में से उसे 36 अंक चाहिए। तो अगर अधिकतम अंक हमने ये जो निकालना है, अधिकतम अंक निकालने के लिए हम यहाँ पर 100, अगर कुल अंक 100 हैं तो उसे 36 चाहिए, तो हमने कुल अंक निकालना है तो 100 ऊपर लिख लिया। 36% का मतलब होता है 36/100। तो 100 कुल अंक है तो इसको आपने ऊपर लिखना है और बटा में 36, और गुना 180 में से निकालना है। अगर 180 में से पास होता है तो कुल अंक, तो ये हम काट देंगे 36 को। 2 पर 18 दूनी 36, 18 एकम 18, जीरो आ गई। फिर 2 पर काट दिया, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। 5 की 100 के साथ गुना करेंगे तो 500 अंक हमारे पास जो है अधिकतम अंक 500 आ जाएंगे। तो इस तरह आपने ये सम करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव, जो आपकी सवाल हैं, जो आपके मन में कोई शंकाएं हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।